वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 10 दिसंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के बारे में है। देखिए, इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में। आर्टिकल पर आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। अभी हाल ही में ग्वालियर और ओरका, जो कि मध्य प्रदेश की दो सिटीज़ हैं, उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की जो लिस्ट है जिसे यूनेस्को तैयार करता है उसमें जगह दे दी गई है। अब बात करते हैं दोनों सिटीज़ के बारे में, यानी कि ग्वालियर और ओरका के बारे में। देखिए, ग्वालियर को 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय के जो शासक थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, तोमर वंश के, बघेल, कछवो और सिंधिया, समय समय पर इसे एक्सपेंड किया गया, डेवलप किया गया। ये जो सिटी है इसे इसके पैलेसेस और टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर मिलता है, सास बहू का मंदिर टेम्पल। ये जाना जाता है इसकी बहुत ही प्रिसाइज कार्विंग के लिए। बहुत ही डिटेल्ड कार्विंग आपको मिलेगी, आपको लगेगा कि काफ़ी हार्डवर्क किया गया है इस पूरे टेम्पल को बिल्ड करने के लिए। हेरिटेज सिटी में शामिल हो जाने के बाद कुछ काम किए जाएंगे। देखिए, इन जनरल तो होता यह है कि उस सिटी को रिस्टोर करने के लिए, वहाँ की हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए स्पेसिफिकली काम शुरू हो जाता है। जैसे कि अब जो मान सिंह पैलेस है उसका केमिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। जो गुजरी महल है और सहस्त्रबाहु टेम्पल है उस पर भी काम किया जाएगा। जो कार्विंग और पेंटिंग है वॉल्स की, उनको और बेहतर तरीके से सही किया जाएगा, या जहाँ पर आवश्यकता होगी उसे किया भी जाएगा। क्लीनलीनेस का काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर गार्ड्स को बिठाया जाएगा ताकि जो जगहें हैं उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। ये सारे काम होते हैं जब भी किसी सिटी को हेरिटेज सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। तो ग्वालियर फोर्ट जो है, वहाँ पर आपको ये पूरा जो फोर्ट है वो एक सैंडस्टोन प्लेटू पर आपको मिलेगा, जहाँ से आप पूरी सिटी को बहुत ही खूबसूरती से देख सकते हैं। घुमावदार सड़कें हैं जहाँ पर किनारे आपको जैन स्टैचूज भी मिल जाएंगे। फोर्ट के भीतर आपको 15th सेंचुरी की जो गुजारी महल पैलेस है उसकी ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं वो आज आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के तौर पर यूज हो रही हैं। अगर बात ओरका की करें तो ये बुंदेलखंड रीजन जो मध्य प्रदेश का है वहाँ पर लोकेटेड है। मैप में देखिए, ये उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है मध्य प्रदेश के साथ, यहाँ पर ओरका सिचुएटेड है। इसे देखिए, ये कैपिटल हुआ करती थी, जो बुंदेल डायनेस्टी हुआ करती थी 16th सेंचुरी की। उस समय जो ओरका राजमहल है, जहांगीर महल, रामराज मंदिर, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये कई सारे फेमस टेम्पल्स हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा सा कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जो प्रोग्राम है, ये 6 थीमेटिक प्रोग्राम्स जो यूनेस्को रन करता है उनमें से एक है। यहाँ पर जो स्टेट पार्टीज़ हैं उनको मदद दी जाती है यूनेस्को के द्वारा कि जो उनका अर्बन हेरिटेज है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, मैनेज किया जाए। अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम भी 2011 में यूनेस्को ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य भी मोर एंड लेस ऐसा ही था कि जो हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप है उसे कैसे मैनेज करें ये सिटीज़। तो इसमें जो यूनेस्को है वो हेल्प करता है सिटीज़ की कि वो अपने अर्बन हेरिटेज को कंजर्व कर सकें, क्योंकि जो अर्बन एटमॉस्फेयर होता है वो हेरिटेज को कई बार नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इन हेरिटेजेस को प्रिजर्व रखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये देखिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्टैब्लिश हो एजुकेशन के फील्ड में, साइंस के फील्ड में और कल्चर के फील्ड में। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के पेरिस में है। फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 को। यहाँ पर जो हमारा अगला आर्टिकल है वो लिडार के बारे में है। लिडार स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडियन रेलवे ने अभी एक लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड सर्वे कंडक्ट किया है दिल्ली वाराणसी पूरे रूट को, कि वहाँ पर क्या बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो वाइएबल रहेगा कि नहीं रहेगा। उसकी तैयारी के तौर पे ये पूरा ग्राउंड सर्वे किया गया। अब लिडार होता क्या है? देखिए, एक रिमोट सेंसिंग मेथड है जिसके यूज़ में या जिसके दौरान हम लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं पल्सर लेज़र के फॉर्म में, मतलब
कंटिन्यूस लाइट नहीं स्प्रेड की जाती, बीम्स के फॉर्म में लाइट्स आती हैं और उसके बेसिस पर अर्थ के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको मेजर करने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें होता यह है कि जो लाइट्स हैं ये पल्सेस के फॉर्म में, जो अदर डेटा उनके पास होता है, जैसे लोकेशन का डेटा ऑलरेडी है कि वो किस जगह को लोकेट कर रहे हैं, तो एयरबॉर्न सिस्टम के बेसिस पर एक 3D इमेज फॉर्म करने की कोशिश की जाती है। यूजुअली हेलीकॉप्टर या जेट प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र बीम्स छोड़ी जाती हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ की जो लोकेशन है वो कैसी है। ये बीम्स अर्थ से टकराती हैं, वापस लौट कर जाती हैं, जहाँ पर जो स्कैनर होता है वो एक 3D इमेज क्रिएट कर लेता है। तो इस तरीके से जो लिडार टेक्नोलॉजी है ये वर्क करती है। इसमें देखिए लिडार इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें लेज़र, स्कैनर और एक GPS रिसीवर होता है। लोकेशन का भी तो आइडिया रहना चाहिए कि किस जगह को लोकेट किया जा रहा है। लिडार का इस्तेमाल हाल फिलहाल में कई सारे फील्ड्स में किया जा रहा है। एग्रीकल्चर, हाइड्रोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जियोलॉजी से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस, आर्कियोलॉजी, हर जगह अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं लिडार के साथ। अगर एटमॉस्फेयर क्लीन नहीं है तो ये जो पल्सेस हैं वो अच्छी तरीके से रीच नहीं करेंगी, रिटर्न नहीं आएंगी, तो इमेजिंग करना मुश्किल होता है। मतलब फॉग, रेन, स्नो अगर गिर रही है या डस्टी वेदर है, धूल या आंधी तूफान आ गया है, धूल भर गई है, ऐसी स्थिति में भी लिडार अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में है। पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, PPD, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हाल ही में इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। किसका? PPD का। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। क्या ये? एज आई टोल्ड यू, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य यह है कि साउथ साउथ कोऑपरेशन को हम और ज़्यादा प्रमोट करें, हेल्थ के फील्ड में, पॉपुलेशन के फील्ड में और डेवलपमेंट के फील्ड में। साउथ साउथ कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है? साउथ साउथ का मतलब यहाँ पर यह है, देखिए इसका जो मेन फोकस है वो तो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो आपस में कोऑपरेट करें। अब यहाँ पर जो साउथ साउथ है इसका मतलब ग्लोबल साउथ से है। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो लार्जली आपको ग्लोबल साउथ में मिलेंगे, तो वो आपस में कोऑपरेट करें, इसीलिए इसे साउथ साउथ कोऑपरेशन कह दिया गया। अब यहाँ पर डिफरेंस है ग्लोबल साउथ में और सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर आपको इक्वेटर के नीचे मिलेगा, लेकिन ग्लोबल साउथ उससे डिफरेंट है। लेट मी शो यू इन द मैप। ये जो मैप है, ये जो रेड एरिया आपको दिखाया गया है अपर मैप में, ये है ग्लोबल साउथ, जबकि ये जो नीचे का मैप है ये दिखाता है सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर तो आपको एक जो इक्वाडोर है वहां से गुजरता हुआ मिलेगा, जबकि ग्लोबल साउथ में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा हिस्सा ग्लोबल साउथ का आपको नदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर जो साउथ साउथ का मतलब ग्लोबल साउथ में है वो ये है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनका सदर्न पार्ट, जैसे यहां पर एशिया का सदर्न पार्ट, अफ्रीका मोरलेस साउथ में आई जाता है कॉन्टिनेंट्स के। अब यहां पर जो लैटिन अमेरिका है पूरा, और ये जो पूरा साउथ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये पूरा कवर हो जाता है ग्लोबल साउथ में। अब ये कंट्रीज अगर आप देखेंगे तो मोरलेस से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज तो है नहीं। तो ग्लोबल साउथ में मोरलेस आपको डेवलपिंग कंट्रीज मिलेंगी और इनके बीच में कोऑपरेशन स्टैब्लिश करने का जो प्रिंसिपल है उसे ही साउथ साउथ कोऑपरेशन कहा जाता है। इसी का काम ये जो है PPD भी करने का प्रयास करती है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है ये बांग्लादेश के ढाका में है। करेंटली जो PPD है इसमें 26 डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो 59% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो जो PPD है इसे 1994 में बनाया गया था, जब ICPD का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे बनाया गया था जब 10 डेवलपिंग कंट्रीज एक साथ आई। उन्होंने एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस बनाया कि हम जो कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, POA है, उसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये कायरो प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या था? यहाँ पर देखिए 179 कंट्रीज एक साथ आई थी, जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि हम सभी लोग आपस में मिलकर कोऑपरेट करेंगे कई सारे फील्ड्स में, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, इन सभी फील्ड्स में हम आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये तो कायरो प्रोग्राम था जिसे इंप्लीमेंट करने के उद्देश्य से जब 10 देश आपस में आए थे, उसी दौरान पार्टनर्स इन पॉपुलेशन डेवलपमेंट PPD को बनाया गया था। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो माउंट एवरेस्ट के मेजरमेंट के बारे में है। अभी हाल ही में नेपाल और चाइना ने मिलकर माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसका एक रिवाइज्ड मेजरमेंट अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने माउंट एवरेस्ट की हाइट को 0.86 सेंटीमीटर ज़्यादा बताया। जो प्रीवियस मेजरमेंट था माउंट एवरेस्ट का दैट वाज 8,848 मीटर्स, और अब इसे उन्होंने बोला कि नहीं, ये हाइट 86 मीटर बढ़ गई है। बढ़ने के कारण बताए जाते हैं, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था उसके बाद बताया गया था कुछ टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो बढ़ गई है। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है नेपाल में, और माउंट कोमोलांगमा चाइना में कहा जाता है। ये जो माउंटेन है ये आपको
नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे मिलेगा। इट मीन्स कि इसे नेपाल की तरफ से भी और चाइना की तरफ से, दोनों ही तरफ से एक्सेस किया जा सकता है, पार्टिकुलरली तिब्बत की तरफ से। अब यहाँ पर ये जो इंग्लिश नेम है माउंट एवरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर जॉर्ज एवरेस्ट जिनका नाम था, ये कॉलोनियल एरा के एक ज्योग्राफर थे। मिड 19 सेंचुरी में जब सर्वे किया जा रहा था इस पूरे माउंट एवरेस्ट को, तो उस दौरान वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम माउंट एवरेस्ट रख दिया गया। जो नई हाइट है अब वो 8848.86 मीटर बताई जा रही है, जो कि इसकी काफी लंबे समय से जो हाइट बताई गई थी दैट वाज 8848 मीटर, उसे रिप्लेस कर देगी। ये जो मेजरमेंट लास्ट टाइम किया गया था जिसके बेसिस पे दुनिया माउंट एवरेस्ट की हाइट जानती थी, उसे सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1954 में किया गया था। देखिए, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया था इंडियन नेपोलिस तेंजिंग नॉर्जी के द्वारा, और न्यूजीलैंड के जो एक पर्वतारोही थे एडमंड हिलेरी, उनके द्वारा। जो हाइट है इसे रिवाइज करने का कारण तो एक यही है कि 2015 में नेपाल अर्थक्वेक के बाद संभावना थी कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हाइट चेंज हुई है, और मेजरमेंट इस आधार पर भी डिपेंड करता है कि आखिर उसे मेजर किसने किया था। तो जो इसके पहले मेजरमेंट था दैट वाज क्वाइट एक्यूरेट। जो फर्स्ट सर्वे एवरेस्ट का हुआ था दैट वाज इन 1847, 1847, काफी पहले, 1947 नहीं, उसके भी 100 साल पहले, जब एंड्रयू वॉग एक टीम को लीड कर रहे थे, वो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके माउंट एवरेस्ट की हाइट को कैलकुलेट करने का प्रयास किया था। उसे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उस समय जब इसका नाम माउंट एवरेस्ट नहीं पड़ा था, तब माउंट एवरेस्ट को पीक 15 कहा जाता था, और उस समय जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन माना जाता था दैट वाज माउंट कंचनजंगा, जिसकी जो हाइट है वो 8582 मीटर्स है। वास्तव में ये वर्तमान में दुनिया की थर्ड हाईएस्ट ये माउंटेन है, ये थर्ड हाईएस्ट माउंट है, उसे उस समय सबसे हाईएस्ट माना जाता था। सेकंड देखिए माउंट केटू है, जिसकी हाइट 8611 मीटर्स है, और सेकंड हाईएस्ट जो है, ये सेकंड हाईएस्ट की हम बात कर रहे हैं माउंट केटू की। थर्ड हाईएस्ट जो है वो यहाँ पर कंचनजंगा है, इसे पहले सबसे ऊंचा मानते थे जब तक पीक 15 के बारे में ये फाइनल नहीं होगा कि ये माउंट एवरेस्ट है, ये सबसे ऊंचा है, ठीक है, तब तक माउंट एवरेस्ट को पीक 15 ही कहा जाता था। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो सार्क के बारे में है। देखिए, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक मैसेज दिया इसके सार्क के 36 चार्टर डे के मौके पर। देखिए, चार्टर डे वो मौका है जब सार्क के चार्टर को साइन किया गया था 8 दिसंबर 1985 में ढाका में, जब 8 देशों ने साइन करके ये कहा कि हाँ वो सार्क जैसा एक संगठन बना रहे हैं। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि सार्क तभी फुली इफेक्टिव हो पाएगा जब टेरर की एब्सेंस हो, मतलब आतंकवाद ना फैलाया जाए, वायलेंस ना फैलाया जाए। इसकी प्रेजेंस में तो सार्क वर्क नहीं कर पाएगा। सार्क में 8 मेंबर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान की वजह से लार्जली सार्क डाइफंक्शनल है, उनकी आतंकवादी गतिविधियों की वजह से। जो सेक्रेटेरिएट है सार्क का वो नेपाल के काठमांडू में है। यहाँ पर देखिए हेडिंग बाय मिस्टेक माउंट एवरेस्ट ही आ गई है, बात हम सार्क की कर रहे हैं। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो ये है कि साउथ एशिया में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसे इंप्रूव किया जाए। सार्क समिट बाइनरी होती हैं और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बारी बारी से जो देश हैं इसे होस्ट करते हैं। लास्ट समिट जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था दैट वाज इन 2014। उसके बाद से इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, अटेंड नहीं किया है। जो सार्क है उसमें 3% दुनिया का एरिया, 21% वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 3.8% ग्लोबल इकोनॉमी कवर हो जाती है। दुनिया का मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है ये सार्क का, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल एरिया भी है। यहाँ पर जो अगला आर्टिकल हमारा है वो विश्वास योजना के बारे में है। विश्वास का फुल फॉर्म है वंचित इकाई, समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता। अब यहाँ पर इस विकास योजना को संचालित करने के लिए दो बॉडीज ने आपस में एक एग्रीमेंट किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है। पहली बॉडी है यहाँ पर नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NBC-FDC, और दूसरी है नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NSFDC। इन दोनों ने मिलकर एग्रीमेंट किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि विश्वास योजना को अच्छे से रन किया जा सके। ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में होता यह है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने या सेल्फ हेल्प ग्रुप ने लोन लिया है, सपोज करिए 8% पे, तो सबवेंशन में यह कहा जाता है कि चलिए 5% अगर आप ऑन टाइम अपनी सारी किस्तें देते हैं
तो 5% जो है वो गवर्नमेंट आप किसी स्कीम के तहत आपका इंटरेस्ट दे देगी, आपको केवल बाकी का 3% देना है। तो इसे ही इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहा जाता है। ये इंपावर करेगी इकोनॉमिकली जो मार्जिनलाइज्ड ओबीसी या शेड्यूल कास्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं उन्हें। ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। इसमें होगा वही जो हम बात कर रहे थे, फाइनेंशियल एड दिया जाएगा जिन लोगों ने लोन लिया है। अगर किसी एसएचजी ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, जो ओबीसी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 4 लाख तक का लोन लिया हो, या इंडिविजुअल जिसने 2 लाख तक का लोन लिया हो, उन्हें 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। मतलब अगर उन्होंने 8% पे लोन लिया है तो वो केवल 3% ब्याज भरते रहें, 5% जो बाकी का है वो गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत भर देगी। तो ये तो बात रही इस स्कीम के बारे में। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ओरका बुंदेलखंड रीजन में सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश के। 16th सेंचुरी की कैपिटल हुआ करती थी बुंदेला डायनेस्टी की। पीपीडी सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली, साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। माउंट एवरेस्ट की जो न्यू हाइट है वो 848.86 मीटर्स है। विश्वास योजना इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, कमेंट बॉक्स में। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।